ए वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सबका इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में स्वागत है। इस कक्षा में हम कक्षा 12 इकोनॉमिक्स की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में हम कह देते हैं आईईडी, के यूनिट 7 का जो चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना, उसके विषय में पढ़ेंगे। एक बार शुरू करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी बात करते हैं कि आपका सिलेबस इस बार कैसे कैसे है। आपकी पहली बुक है आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें 4 चैप्टर आपके यहाँ आ रहे हैं। ये यूनिट 7 के चैप्टर हैं 3। पहला चैप्टर है आपका एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। दूसरा चैप्टर है आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारिक संरचना। तीसरा चैप्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास। एक यूनिट 8 है आपकी, उसमें एक ही चैप्टर है। वो चैप्टर है आपका इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, भारत, चीन और पाकिस्तान का तुलनात्मक अध्ययन। ये शायद चैप्टर इस नाम से भी आपको आपकी बुक में मिल सकता है, भारत और उसके पड़ोसी देशों का तुलनात्मक अध्ययन, और पड़ोसी देश में इंडिया, चाइना के बारे में ही पढ़ना है हमें। ये तीनों चैप्टर आपके 12 मार्क्स के हैं। तो हालांकि इंटरनल बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ, लेकिन हम जनरली मान के चल लेंगे कि 4-4 मार्क्स के तीनों चैप्टर हो जाएंगे। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान 6 मार्क्स का है। टोटल 18 मार्क्स की ये वाली बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें 4 चैप्टर हैं। दूसरी बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सारा सिलेबस हम 2021-22 के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात उस एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं जो अभी मार्च 2022 में होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि पिछले साल की वीडियो है, पता नहीं सर पिछले साल सिलेबस कुछ था, इस बार कुछ था। तो मैं इस बार का सिलेबस बता रहा हूँ, मार्च 2022 में जो आपका पेपर आएगा उसमें, है ना। अभी पेपर का पैटर्न नहीं आया है, लेकिन 2 घंटे का पेपर होगा और डेस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, अभी सीबीएसई का ये कहना है। अब बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का चैप्टर जो आपका है 10 मार्क्स का है। दूसरा चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय और रोजगार का निर्धारण। ये 12 मार्क्स का है। तो टोटल 22 मार्क्स का ये हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई, और 18 मार्क्स की आईईडी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हो गया। टोटल आपका 40 मार्क्स का थ्योरी का पेपर आएगा, और इस थ्योरी के पेपर में 40 मार्क्स आपको लाने हैं, और 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट, जो पिछला आपने फर्स्ट टर्म में किया होगा, वही प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएंगे, कंप्लीट कर देंगे, तो 10 मार्क्स उसमें से मिल जाएंगे। टोटल 50 मार्क्स अब हो गए। 50 मार्क्स का आपका फर्स्ट टर्म में हो चुका होगा। टोटल 100 में से आपकी मार्कशीट पे मार्किंग होगी। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं आधारिक संरचना के बारे में बात, कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होती है, क्या इस चैप्टर में सिलेबस है। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। तो आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिलेबस की बात करें। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग, आधारिक संरचना का अर्थ, एंड टाइप्स, कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, पढ़ेंगे हम, अर्थ और प्रकार। केस स्टडी, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे फिर हम। ठीक है, इसमें हेल्थ एक एनर्जी वाला टॉपिक था, आपकी बुक में हो सकता है ऊर्जा या एनर्जी के नाम से एक टॉपिक दिया हुआ हो इसी चैप्टर में,
तो प्लीज़ उसको पढ़ने में मेहनत मत करना, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है ना। आपकी किताबों में हो सकता है ये लिखा हुआ हो, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। ऊर्जा वाला पूरा, है ना, जिसमें भी विद्युत के बारे में बताया है, उत्पादन कितनी पैदा होती है, क्या काम है ना, कितनी इसका विकास हुआ, कितने नए प्लांट लगे, क्या इसका उपयोग है, वो सारी चीज़ें छोड़ दो, आउट ऑफ सिलेबस है। देन स्वास्थ्य, हेल्थ है आपका, हेल्थ वाला टॉपिक है। हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या पॉलिसीज है, एक आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल असेसमेंट। क्रिटिकल मीन्स क्या अच्छाइयाँ, क्या बुराइयाँ, क्या आगे सुधार किया जा सकता है। चलिए तो हम शुरू करते हैं ये चैप्टर आधारिक संरचना वाला। इस आधारिक संरचना में सबसे पहले तो बेटा जी, जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बनेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारिक संरचना का क्या अर्थ है। तो एक सिंपल सी चीज़, हम डेफिनेशन लिख दें, बात खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा ही पढ़ते हैं, समझते हैं इसको होता क्या है। ये चैप्टर आपको रटने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस चैप्टर में आपको समझना है कि आधारिक संरचना क्या है, तो उसके बेस पे आप जवाब दे सकते हैं। इसमें हो सकता है कोई केस स्टडी आ जाए, है ना, केस स्टडी भी आएंगे ना आपके क्वेश्चन पेपर में। तो संभावना है इस चैप्टर से रिलेटेड कोई केस स्टडी आ जाए, फिर उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। और यदि आपने केस स्टडी वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये पैराग्राफ की तरह के नहीं है कि आप नीचे से, अदर सब्जेक्ट्स में जैसे इंग्लिश में, हिंदी में पैराग्राफ होते हैं, नीचे से क्वेश्चन होता है, ऊपर से उस पैराग्राफ में से क्वेश्चन हम छांट लेते हैं आंसर के, यहाँ से यहाँ तक का लिख दें, ये आंसर हो गया। ऐसा नहीं होता, केवल रेफरेंस दिए होते हैं, उनका संदर्भ रेफरेंस समझ के हमें आंसर अपनी तरफ से लिखना होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं केस स्टडी में। तो बात करें हम आधारिक संरचना। आधारिक संरचना से अभिप्राय उन सभी गतिविधियों, सेवाओं और सुविधाओं से होता है जो कि एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की सेवाओं को प्रदान करने के लिए आवश्यक होती हैं और एक देश के विकास में सहायता पहुंचाते हैं। किसी देश की आर्थिक प्रगति करने के लिए आधारिक संरचना मस्ट है। वो सारी सुविधाएं, गतिविधियां, सेवा जो एक अर्थव्यवस्था को सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक है, वो कहलाती हैं आधारिक संरचना। सिंपल है, समझ आ गई होगी। एक और परिभाषा बता देता हूं, अर्थात ये भी एक डेफिनेशन ही है, ये दूसरी डेफिनेशन है, दोनों में से कोई सी भी एक याद कर लें, आप समझ लें। आधारिक संरचना से अभिप्राय किसी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की सहयोगी व्यवस्था से है, कि किसी देश का हम इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स पैसे से संबंधित, कोई देश जीडीपी बढ़ा रहा है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है कि समाज के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, समाज के लोग अच्छे से रह सकें, वो कहलाता है सामाजिक विकास। तो इन दोनों की सहयोगी, इन दोनों को आगे बढ़ाने में जो जो चीजें सहयोग करती हैं वो सारी कहलाएंगी सहयोगी अर्थव्यवस्था। आप एक सिंपल सा एग्जांपल सोचो, चलो आपकी लाइफ से रिलेटेड। मान लीजिए आप एक उत्पादक हैं, बिजनेसमैन हैं, आप सोचते हैं कि मुझे एक फैक्ट्री लगानी है। अंबानी की छोड़ देना, अंबानी को मत सोचना, तुम अपने आप को सोचो ना। आपको एक फैक्ट्री लगानी है हिंदुस्तान में, कहीं भी लग जाए फैक्ट्री, मुझे एक फैक्ट्री लगा के प्रोडक्शन करना है, बिजनेस बढ़ाना है। तो बेटा जी फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे आप? हैं? हिमालय पर्वत पे लगा देंगे ऊपर, घनघोर जंगल में? नहीं लगाएंगे। क्यों? सोचो जरा। क्योंकि आपको, आपकी ये फैक्ट्री है, जब आप फैक्ट्री लगाएंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ की फैक्ट्री हो, सबसे पहले आपको चाहिएगा लेबर। इसको एल भी लिख देते हैं शॉर्ट में। कैसी लेबर? हर तरह की चाहिएगी आपको। उसके लिए इंजीनियर भी चाहिए, उसके लिए आपको वर्कर भी चाहिए, मशीन ऑपरेटर भी चाहिए,
है ना, अकाउंटेंट भी चाहिए, ये लेबर वहाँ आसपास मिलनी चाहिए। और यदि आप मान लीजिए सोच रहे हैं कि दिल्ली से ले जाएंगे जी हम लेबर, तो भाई इस लेबर को रहने के लिए तो जगह चाहिएगी वहाँ। इस लेबर को सुविधाएं तो चाहिए कि इंजीनियर बिल्कुल जंगल में घास खा के तो जिंदा नहीं रहेगा ना, नौकरी नहीं करेगा। इसको इसका घर होगा वहाँ, फिर उस इंजीनियर का जब उसका घर है ना, अकाउंटेंट का घर है, तो उसके बच्चों को पढ़ने की सुविधा चाहिए कि इसका मतलब फैक्ट्री के आसपास सबसे पहले तो आपके पास सड़क होनी चाहिए। हम्म, और फैक्ट्री के आसपास सबसे पहले तो आपके पास हो सड़क, कि आप आसानी से वहाँ फैक्ट्री तक आ सकें, जा सकें। आप फैक्ट्री के लिए जो कच्चा माल है वो आसानी से वाहन पहुँच सकें वहाँ, और वहाँ से जो तैयार माल है मार्केट में जाने के लिए मिल सके। दूसरी बात, स्कूल हो। स्कूल की क्या ज़रूरत है, जब आपके अकाउंटेंट, इंजीनियर, लेबर वहाँ रहेगी तो बेटा जी ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो इनके बच्चे भी वहाँ पढ़ेंगे। नहीं तो जंगल में, अब मान लीजिए मैं कहीं नौकरी करने, आप कहीं नौकरी करने चले जाएं और ना वहाँ स्कूल है, ना कुछ है, ना खाने पीने की व्यवस्था है, ना मार्केट है, वहाँ नौकरी कैसे होगी भाई, है ना। ज़्यादा पैसे देगा तो भी नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे, यार यहाँ तो बच्चे ही नहीं पढ़ पाएंगे तो अगली पीढ़ी का भविष्य खराब हो जाएगा। इसका मतलब स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, अस्पताल चाहिए। अस, अस्पताल होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे तो इनमें भी डॉक्टर्स और स्टाफ होगा, उस डॉक्टर और स्टाफ को भी स्कूल चाहिएगा, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे। आवास चाहिए, आसपास रहने की सुविधाजनक जगह चाहिए। आवास में क्या चाहिए, पानी चाहिए, साफ पानी हो, बिजली हो, है ना, सड़क ये हो ही गई। अब ये जब इतने सारे लोग वहाँ रहेंगे, इन्हें क्या चाहिए, बाजार भी चाहिए एक, है ना, मॉल्स चाहिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए। इसके अलावा भाई इंटरनेट चाहिए। हुँ? बच्चे ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर दिया तो इंटरनेट भी तो चाहिए। आप गांव में क्यों नहीं जा रहे, अब छुट्टियां होने के बावजूद भी इंटरनेट की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ क्लासें नहीं ले पाते आप। इंटरनेट के साथ साथ और क्या चाहिए भाई, बच्चों को खेलने कूदने के लिए पार्क, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन की व्यवस्था ठीक ठाक हो, वहाँ सब चीज़ें उपलब्ध हों खाने पीने की। इसके अलावा इन सारे लोगों को बैंक भी चाहिए, पोस्ट ऑफिस चाहिए, और सो एंड सो। इसका मतलब जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी आप वहाँ फैक्ट्री लगाने की नहीं सोचेंगे। और यदि आपने बेवकूफ़ी करके वहाँ फैक्ट्री कोई लगा भी ली तो वहाँ ना तो कोई एम्प्लॉय जाने को तैयार होगा, ना कोई इंजीनियर जाएगा, ना कोई ऑपरेटर जाएगा, ना कोई बढ़िया अकाउंटेंट आपको वहाँ नौकरी करने के लिए तैयार होगा। तो आपकी फैक्ट्री को, आपके उद्योग को, आपके एंटरप्रेन्योर को ठीक से चलाने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए बेटा जी। इसके अलावा और भी बहुत सारी है, मैंने तो एक सिंपल एग्जाम्पल उठाया है। अब ये सारी चीज़ें कहलाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना। ये आपकी फैक्ट्री को चलाने के लिए सहयोगी संस्थाएं हैं, ये सुविधाएं हैं, यहीं आ जाओ आप। ये सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, ये गतिविधियां हैं जो अर्थव्यवस्था आपकी, आप अपनी फैक्ट्री को लेके चलो कि उसको आगे चलाने के लिए ये जरूरी है। सहयोगी व्यवस्था है बेटा जी, आर्थिक और सामाजिक विकास की सहयोगी व्यवस्थाएं। ये सारी व्यवस्थाएं कौन सी हो गई बेटा, सहयोगी व्यवस्थाएं हो गई। आप समझ आ गई होगी आधारिक संरचना, थोड़ी थोड़ी सी बात क्या होती है, अभी और पढ़ेंगे और समझेंगे। अब चलते हैं जी आगे। आधारिक संरचना में औद्योगिक, कृषि, कृषि उत्पाद, वही भोजन के लिए हमें अपनी चीज़ें खाने पीने के लिए चाहिए, घरेलू और विदेशी व्यापार, है ना, आपकी फैक्ट्री से पक ये जो तैयार माल कहीं तो बिकेगा, बाजार भी तो चाहिए इसे,
और वाणिज्य के मुख्य क्षेत्रों में सहायक सेवाएं प्रदान करती हैं। ये सारी सेवाएं कौन प्रदान करेगा? आधारिक संरचना। अब आधारिक संरचना में क्या क्या आती हैं? सड़कें, रेलवे, है ना, मैंने केवल सड़क लिख के छोड़ दिया, एक रेलवे भी हो सकता है जिससे और ज़्यादा आसानी हो वहाँ तक आने जाने में, वहाँ से कच्चा माल लाने ले जाने में। रेलवे में मालगाड़ी भी आती हैं। बंदरगाह, यदि विदेश से कोई सामान मंगवा रहे हैं तो आसपास कोई पोर्ट होना चाहिए। एयरपोर्ट हो, वो भी ट्रांसपोर्ट का साधन हो गया, सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट। कोई डैम बना दिया जाए, डैम से क्या होगा? डैम बनाने से क्या फ़ायदा होगा? बिजली सस्ती मिलेगी। पावर स्टेशन, बिजली का स्टेशन। तेल और गैस पाइपलाइन, है ना, आपके घरों में भी आजकल पीएनजी की पाइपलाइन, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल है। आपको आसानी से फिर 24 घंटे उपलब्ध होगी, आपका सिलेंडर ख़त्म होने वाली समस्याएं नहीं रहेंगी। दूर संचार सुविधाएं, वही मोबाइल के इंटरनेट और मोबाइल के टावर आने चाहिए। शैक्षिक व्यवस्था, स्कूल हों। स्वास्थ्य व्यवस्था, हॉस्पिटल्स और ये सारी चीज़ें। सफाई व्यवस्था, पीने का साफ पानी की व्यवस्था, बैंक, बीमा, बाजार आदि सम्मिलित हैं। समझ आ गई? जहाँ ये चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी वहाँ उतने ही ज़्यादा लोग फैक्ट्री, अपनी कंपनी लगाएंगे। इसका मतलब वहाँ उतने ही लोग, उतना ही उस क्षेत्र का आर्थिक विकास ज़्यादा होगा। और इसके साथ साथ जब पानी का साफ, पीने का साफ पानी मिलेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलेगी, तो लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। इसका मतलब ये मुख्य, और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं इसमें, और भी चीज़ें आ जाएंगी यदि आप सोचेंगे। ये मेन मेन लिखी हैं हमने, है ना, केवल आपके समझने के लिए। इतने एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत हैं समझने के लिए। यदि पेपर में पूछा जाए तो इतने एग्जाम्पल सफिशियंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस इतने ही हैं, और भी हो सकते हैं, आदि। इसीलिए इसमें क्या शब्द लगाया? आदि सम्मिलित होते हैं। देन अब आधारिक संरचना जो हमने सिलेबस में बात करी थी, टाइप्स, कितने प्रकार की होती हैं, अर्थ समझ आ गया होगा आपको। अब बात करें प्रकार की। आधारिक संरचनाएं दो प्रकार की होती हैं, को दो भागों में बांट सकते हैं। ये उत्पादन के तत्वों की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं, साथ ही मानव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। दोनों ही सेम चीज़ हैं, आर्थिक और सामाजिक। भारत आधारिक संरचना पर अपनी जीडीपी का कुल 34% खर्च करता है। लगभग कह सकते हो बेटा जी ये भी, क्योंकि ये हर उसमें बदलता रहता है, तो ये डाटा चेंज होते रहते हैं और आपसे इसमें डाटा इतनी बारीकी से पूछे भी नहीं जाते। अब ये बहुत कम है। सिंगापुर जैसा देश अपनी जीडीपी का 59% खर्च कर रहा है आधारिक संरचना भी। यही कारण है सिंगापुर में बिजनेस बहुत होता है, क्योंकि आधारिक संरचना पे जब उन्होंने डेवलप कर ली अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर आधारिक संरचना, तो उससे क्या हुआ? वहाँ सुविधाएं ज़्यादा होगी, सुविधाएं होगी तो विदेश से भी लोग आके पैसा लगा रहे हैं, अपनी कंपनियां लगा रहे हैं। तो आधारिक संरचना कितनी तरह की? दो तरह की। पहली, आर्थिक आधारिक संरचना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करें, देश की जीडीपी बढ़ाएं, है ना, आर्थिक पैसे के मामले में देश को आगे बढ़ाएं, वो कहला, उसमें जो सहयोगी हों वो कहलाती हैं आर्थिक आधारिक संरचना। इसमें ऊर्जा मीन्स बिजली या ऊर्जा के और साधन, पुराने ज़माने में कोयला था, अब हम अच्छा साधन नहीं मानते ऊर्जा का उसे। इसका मतलब कि ऊर्जा से संबंधित जितनी, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ही हमें, है ना। पुराने ज़माने में चाहे कोयले से ही चलती थी, वो भाप के इंजन से ही चला रहे थे हम, हैं। तो लेकिन ऊर्जा का एक रूप हो गया कोयला। आजकल हम ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ किससे चला रहे हैं? मैक्सिमम फैक्ट्री ऊर्जा, इससे बिजली से चला रहे हैं। तो बिजली का वहाँ व्यवस्था अच्छी हो, 24 घंटे हो, सफिशियंट हो, सस्ती हो, सारी चीज़। परिवहन, कच्चा माल ले लाना, तैयार माल बाजार तक ले जाना, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की पूरी व्यवस्था चाहिए। संचार, जिसमें आपका मोबाइल, इंटरनेट, डाक, तार, ये सब चीज़ें आती हैं, से संबंधित आधारिक संरचनाएं सम्मिलित होती हैं। इन तीनों से संबंधित आधारिक संरचनाएं किससे संबंधित हो गई? आर्थिक आधारिक संरचना से। ये उत्पाद और वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापार बढ़ाती हैं ये,
उत्पादन बढ़ाती हैं। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार बढ़ा लें या उत्पादन बढ़ा लें। इसीलिए इनको हम बोलते हैं आर्थिक आधारिक संरचना। नेक्स्ट इज सामाजिक आधारिक संरचना। बेटा, सामाजिक आधारिक संरचना क्या होती है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भाई समाज, सोशल अर्थात जो समाज का जीवन स्तर ऊपर उठाए, जो लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाए। इसमें क्या क्या आ जाएंगी? शिक्षा, जितना ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, जितने हमारे नागरिक ज़्यादा शिक्षित होंगे समाज के, उतने ही ज़्यादा कुशल होंगे। कुशल होंगे तो उनका जीवन स्तर अच्छा होगा। स्वास्थ्य, स्वस्थ व्यक्ति उत्पादकता बढ़ाता है, तो इकोनॉमिक में भी सहायता कर रही हैं आपकी फैक्ट्री के उत्पादन में भी। जितने ज़्यादा लोग स्वस्थ होंगे, आपके वर्कर यदि बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, वहाँ क्लाइमेट अच्छी नहीं है, रोज़ कभी कोई छुट्टी मार रहा है, कभी कोई छुट्टी मार रहा है, तो आपका प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ेगा, प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाएगा। तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये चीज़ें हमारी सामाजिक, हमारे समाज का जीवन स्तर ऊपर उठाने में सहायता करती हैं, इसीलिए इसको सामाजिक आधारिक संरचना कहते हैं। आवास से संबंधित अच्छे मकान हो, हवादार मकान हो, है ना, जो ऐसे मकान में स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, जिनमें कभी धूप नहीं जाती, हवा नहीं जाती, अंदर बिल्कुल बंद है, खुले नहीं है, एक एक कमरे में 7-7, 8-8 लोग रह रहे हैं, वहाँ गंदगी होगी, गंदगी होगी, बीमारियाँ होंगी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास से संबंधित आधारिक संरचनाएं किस में सम्मिलित हैं? सामाजिक आधारिक संरचना में सम्मिलित हैं। ये जो मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार लाती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये पहले हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था, पूरा चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मानव विकास, मानव पूंजी निर्माण, उसी में मानव संसाधन पढ़ा था, इसमें सुधार होता। अब इस आधारिक संरचना का क्या महत्व है? हालांकि तुम्हें महत्व बहुत कुछ समझ आ गया होगा, एक बार रीडिंग मारते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आधारिक संरचना का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारिक संरचना उत्पादकता को बढ़ाती है, प्रोडक्शन बढ़ाएगी भाई। जितने ज़्यादा स्कूल होंगे उतनी कुशलता बढ़ेगी, कुशल कारीगर होंगे ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जितने आवास और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो स्वस्थ आपके कह सकते हैं आप श्रमिक होंगे, ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे। अब इसको अलग अलग क्षेत्र में पढ़ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादकता, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है? जमीन से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ, है ना, माइनिंग्स, एग्रीकल्चर, मछली पालन, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते। सिंचाई सुविधाएं, आपके गांव में जहाँ खेती होती है वहाँ सिंचाई सुविधा खेतों में अच्छी है, सड़क है कि सब्जियां हम जो उत्पादन कर रहे हैं या जो भी चीज़ें उत्पादन कर रहे हैं उसको मार्केट तक आसानी से भेजा जा सके। सूचना, मीन्स हमें पता हो कि इस मंडी में क्या रेट चल रहा है, मंडी जहाँ हम बेचें वो बाजार आसपास हो, आदि के पर्याप्त विस्तार और विकास से कृषि का विकास होता है। यदि ये चीज़ें नहीं हैं तो वहाँ कृषि भी बहुत अच्छी नहीं होगी, उत्पादन भी कम होगा, है ना, और उत्पादन कम होगा, और फिर जो उत्पादन हुआ भी उसको बेचने की अच्छी यदि मंडी वगैरह नहीं है, वहाँ से ले जाने की सड़क वगैरह नहीं है, तो उसका रेट भी आपको ठीक नहीं मिलेगा। आधुनिक कृषि का विकास आधारिक संरचनाओं की सुविधाएं जैसे सड़क, रेलवे, जहाजरानी, जहाजरानी समझते हो, शिपिंग, जो पानी के जहाज होते हैं, यदि हम मशरूम वगैरह फूलों की खेती करते हैं, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं शिप के द्वारा। मछली पालन है, मछलियाँ हम शिप के द्वारा मीट की फॉर्म में विदेशों में भी भेजते हैं। तो शिप, बंदरगाह भी आसपास हो, सड़क, रेलवे तो हो ही, पर निर्भर करता है। ये बड़े पैमाने पर बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों तथा अन्य आगतों के साथ कृषि उत्पादों को मंडी तक परिवहन में मदद करते हैं। हमें बीज चाहिए बोने के लिए अच्छी वैरायटी के, कीटनाशक चाहिए कि खेत में दवाइयाँ मतलब जो कीड़े ना लगें, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स चाहिए, और अदर इनपुट्स के लिए हमें ये चीज़ें, भाई ये चीज़ें आएंगी कैसे किसान तक? जब ये चीज़ें होंगी, सड़क होगी, रेलवे होगी, जहाजरानी होगी, तो ये आएंगी। देन साथ ही अब क्या है? भंडार गृह,
कोल्ड स्टोर आदि फसल उत्पादकों को खराब होने से बचाता है ना। गेहूं की फसल है, जब तैयार हुई उस समय मान लीजिए रेट कम होता है बाज़ार में, लगभग पूरे हिंदुस्तान में सभी किसानों की फसल एक ही महीने में तैयार होती है गेहूं की फसल। उस समय सब लोग बाज़ार में बेचने आ जाते हैं, तो बाज़ार की पूर्ति इतनी बढ़ जाती है, सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि रेट डाउन हो जाते हैं। और फिर उसी महीने तो नहीं खाते हम गेहूँ, तो 12 महीने खाएंगे। तो उसके अच्छे रेट लेने के लिए किसान क्या करें कि उनको स्टोर कर लें गेहूँ को, और फिर जब मार्केट में सप्लाई कुछ कम दिखाई दे तब निकाल निकाल कर बेचते रहें। आलू के स्टोर, कोल्ड स्टोर होते हैं, बहुत सारी सब्जियां हम स्टोर करते हैं, है ना। जैसे सेब का स्टोर कर लेते हैं। आलू के स्टोर आपने अपने आसपास कहीं लोकल में सुने होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आलू की फसल होती है और वो कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं। सब्जियां रखते हैं, तो ये इसके साथ साथ खराब होने से भी बचती हैं। बीमा और बैंकिंग सुविधाएं की भी आवश्यकता होती है ताकि कृषि बड़े पैमाने पर कार्य कर सके। आजकल तो फसलों का बीमा भी होता है ना। बैंक वगैरह चाहिए जिससे आपकी पेमेंट लेना देना हो सके। तो ये आधारिक संरचना यदि जहाँ ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, वहाँ पर कृषि का प्राथमिक क्षेत्र अच्छे से उत्पादकता कर पाएगा। दूसरा, द्वितीय क्षेत्र में उत्पादकता मैंने आपको समझा ही दी। द्वितीय क्षेत्र में क्या आती हैं, फैक्ट्रीज वगैरह आती हैं, है ना। और फैक्ट्री का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, सारा एग्जाम्पल हमने। तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सर्विसेज आती हैं इसमें, सेवा क्षेत्रक होता है। इसमें आप समझते ही हैं, बिना इंटरनेट के क्या सेवाएं देंगे आप किसी को। आपको बिजली का बिल जमा कराना है, आप मान लीजिए एक दुकान खोलते हैं, जी हमारे यहाँ बिजली का, पानी का, ये सब बिल भरे जाते हैं। और आपने बोर्ड लगा लिया, एक आपने लगा लिया कि जी हाँ आधार कार्ड भी ठीक किए जाते हैं, आपका पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है, सो एंड सो, और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी बाज़ार में, ऐसी दुकानें होती हैं। अब उस बंदे के पास इंटरनेट है नहीं, वो इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है, तो वो कर पाएगा, वो दुकान नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये हमें संचार सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं, क्योंकि पेमेंट बैंक से होनी है उन सब की, ये सारी चीज़ें अच्छे से चाहिए। आधारिक संरचना निवेश को प्रेरित करती है, इन्वेस्टमेंट। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि आपने फैक्ट्री कहाँ लगानी है। अब मान लीजिए आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ ये चीज़ें हैं ही नहीं, तो आप अपने क्षेत्र में तो लगाएंगे नहीं। जिस क्षेत्र में मान लीजिए आपको पता लगा कि जी हमारा ये तो हिमाचल में मंडी में बहुत सारी सुविधाएं हैं, या आपको पता लगा केरल के उस क्षेत्र में ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से हैं, है ना, सस्ती भी हैं और ये सारी सुविधाएं हैं, तो आप कहाँ जा लगाएंगे, केरल में ही जाकर लगाएंगे फैक्ट्री। चलो भाई, वहीं रहेंगे, वहीं अपना प्रोडक्शन करेंगे। इसका मतलब आप एक्स स्टेट के होते हुए भी, आप मान लीजिए यूपी के हैं, मैं यहाँ बेटा किसी स्टेट की बुराई या बड़ाई नहीं कर रहा, केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप यूपी के होते हुए भी यदि यूपी के ऐसे क्षेत्र में हैं, या उड़ीसा के ऐसे क्षेत्र में हैं, या महाराष्ट्र के ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ के होते हुए भी आप एक ऐसे स्टेट में जाकर पैसा लगाएंगे जहाँ पर आप को ये सुविधाएं मिल रही हैं। इट मीन्स उस स्टेट में निवेश बढ़ जाएगा, बाहर के लोग भी आकर पैसा लगाएंगे। इवन ये स्टेट वाइज नहीं होता, क्षेत्र वाइज भी होता है। यूपी में ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पैसा लगता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पैसा लगता है, और इवन दूसरे विदेशी लोग हमारे देश में या हमारे देश के उद्योगपति दूसरे देशों में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जहाँ मार्केट होगा, बाजार होगा, सुविधाएं होंगी, वहीं वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब यदि हमारी आधारिक संरचना बहुत अच्छी है तो विदेश से भी निवेश प्राप्त होगा, और अपने किसी स्टेट की अच्छी है तो दूसरे स्टेट से व्यापारी आकर लगाएंगे, किसी क्षेत्र की अच्छी है तो दूसरे स्टेट से, विदेश से, दूसरे क्षेत्रों से आकर लोग हमारे क्षेत्र में पैसा लगाएंगे, जिससे हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे स्टेट का, हमारे देश का विकास होगा। आधारिक संरचना उत्पादन में संयोजन उत्पन्न करती है। संयोजन, कनेक्टिंग। यातायात और संचार से विकसित साधन, ऊर्जा के पर्याप्त स्रोत और सुदृढ़ बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था की उपलब्धता अर्थव्यवस्था में अंतर औद्योगिक संयोजन का वातावरण उत्पन्न करती है। अभी इसको समझते हैं कि अंतर औद्योगिक संयोजन क्या होता है।
यह एक अवस्था है जब एक उद्योग का विस्तार दूसरे उद्योग को विस्तार करने की सुविधा प्रदान करता है। मान लीजिए आपके गांव के आसपास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई। अब इस फैक्ट्री के वर्कर्स को या इस फैक्ट्री को लगाने से पहले ही इसके मालिक मकान बनाएगा, या फिर ये वर्कर रहने लगेंगे तो इन्हें एक हॉस्पिटल भी चाहिए। एक हॉस्पिटल डेवलप हो जाएगा वहाँ पे, दो तीन स्कूल डेवलप हो जाएंगे, है ना। वहाँ पर बैंक कोई ना कोई ब्रांच जरूर खुल जाएगी, मार्केट बनेगा। अब ये जब इतनी सारी चीज़ें हो गई, नई फैक्ट्री और खुल जाएगी। इट मीन्स फैक्ट्री एक लगी, इसने एक नई फैक्ट्री और खोल दी, ये बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया। इसका मतलब एक उद्योग दूसरे उद्योग का विकास करने की सुविधा प्रदान करता है। आपने मछली पालन शुरू कर दिया, आपने मधुमक्खी पालन शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से वहाँ आसपास फूलों की खेती भी शुरू हो जाएगी, फूलों का काम भी शुरू हो जाएगा। या आपने कोई ऐसा काम शुरू किया जिसकी एक एग्जाम्पल आपको कैसा एग्जाम्पल दूँ मैं, चलिए बाद में बात करते हैं इसके बारे में, जब ध्यान आएगा तब बात करेंगे। आधारिक संरचना बाजार के आकार में वृद्धि करती है, बाजार बड़ा हो जाता है। ब्रिटिश शासन में रेलवे का विकास इसीलिए किया गया था, ये एक एग्जाम्पल है बस। भाई यदि हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा अच्छे हैं, रेलवे का हमारे पास स्टेशन है और रेलवे की सुविधा अच्छी है, तो हम अपनी वस्तुओं को दूर दूर तक भेज सकते हैं। इसका मतलब उस व्यक्ति के लिए बाजार दूर दूर तक है। एक अविकसित गांव है जहाँ तक ना सड़क है ना कुछ है, वहाँ जो सब्जी पैदा करेगा व्यक्ति, है ना, मान लीजिए आने जाने के साधन नहीं है, तो बेचारा क्या करेगा, उन सब्जियों को गाँव के लोगों को बेच सकता है। तो उसके लिए बाजार कौन सा हो गया, वो गाँव तक ही सीमित हो गया वो बाजार। लेकिन यदि वहाँ पर मेन रोड है, कोई रेलवे स्टेशन है, फिर तो वो अपनी सब्जियों को आसपास के शहर में भी ले जा सकता है ना। ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा है, ज़्यादा सब्जियां हैं तो आसपास के शहर में भी रेट कम मिल रहे हैं, बड़े शहर में दूर ले जा सकता है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा आधारिक संरचना होगी उसके लिए बाजार उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। रेलवे का विकास अंग्रेजों ने इसीलिए किया था, आपने पिछले टर्म में पढ़ा भी होगा। यह ब्रिटिश वस्तुओं के लिए विस्तृत बाजार प्रदान, पूरे हिंदुस्तान में, पोर्ट से उतर के जो वहाँ से सामान आया पूरे हिंदुस्तान में आसानी से बिक सके। आधारिक संरचना कार्य करने की दक्षता को बढ़ावा देती है, स्किल। जब हमारी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मान लीजिए बहुत सारे हमारे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, तो लोगों की दक्षता बढ़ेगी। चिकित्सा सुविधाएं लोगों की दक्षता और स्वास्थ्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है, इससे उनकी कार्य कुशलता बढ़ती है। ये दोनों हैं, अच्छा स्वास्थ्य है लोगों का तो उनकी दक्षता बढ़ेगी, कार्य कुशलता बढ़ेगी। इससे क्या होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी। आप उसमें भी जोड़ सकते हैं, उत्पादकता में वृद्धि करती है उस वाले में भी ये चीज़ें। आधारिक संरचना जीवन की गुणवत्ता को सुधारती है, लाइफ स्टाइल का स्टैंडर्ड हाई होगा। आधारिक सुविधाएं, आधारिक संरचना सुविधाएं एक देश की आर्थिक विकास में उत्पादकता, उत्पादन के तत्वों की उत्पादकता में वृद्धि करके और जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके अपना योगदान करती। जल पूर्ति तथा सफाई में सुधार बीमारी की गंभीरता को कम करते हैं, कम बीमारी फैलेंगी ये चीज़ें होंगी तो। पानी से होने वाली बीमारियों में कमी करके महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। परिवहन और संचार आधारित संरचना गुणवत्ता, स्वास्थ्य देखरेख की पहुंच को प्रभावित करती हैं। कोई व्यक्ति बीमार हो गया, मान लीजिए वो अपने आसपास के हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ उसका अच्छे से इलाज नहीं हो पा रहा, तब वो क्या करेगा, यदि उसके पास परिवहन की और संचार की अच्छी सुविधाएं हैं तो किसी बड़े हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है वो, तो उसका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा। परंतु परिवहन से एक, ये जो परिवहन वाली सड़क, रेल, ये सारी चीज़ें, इनसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसीलिए इनका धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो रहा है ना। और आजकल तो सरकार सड़क पे बहुत जोर लगा रही है, बहुत हिंदुस्तान में बहुत सड़कें बनाई जा रही हैं। आधारिक संरचना का एक पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है हमें, सड़क से जुड़े वायु प्रदूषण और सुरक्षा खतरे, है ना, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। वायु प्रदूषण होता है, विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रुग्णता को भी प्रभावित करते हैं, वहाँ बीमारी फैलती है।
है ना। जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, जो दिल्ली के हालात आप देख ही रहे हैं क्या है, तो इससे बीमारियां बढ़ती हैं। लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सड़कें ही हटा देनी चाहिए या सड़कों का डेवलपमेंट ही ना करें। हम ऐसा कुछ काम करें कि वायु प्रदूषण कम हो, सुरक्षा के खतरे कम, सुरक्षा के जो खतरे हैं एक्सीडेंट वगैरह हैं वो कम हो, सावधानियां बरतें, वो काम करें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सड़कें बनानी बंद कर दें। ये तो केवल मैंने इसलिए डाला एक एग्जाम्पल, एक चीज़, कि आपसे कई बार इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी पूछ लेते हैं। तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये है कि पोल्यूशन बढ़ता है और सुरक्षा के खतरे बढ़ते हैं और साथ में बीमारियां बढ़ती हैं। आधारिक संरचना बाहरी स्रोत आउटसोर्सिंग के लिए सुविधा प्रदान करती है। आउटसोर्सिंग फर्स्ट टर्म में आपने आईईडी वाले चैप्टर में पढ़ा था। कौन से में? जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, वो भारतीय आर्थिक विकास 1991 के बाद आउटसोर्सिंग एक टॉपिक है पूरा। आप चाहें तो उसको आपकी किताब में लिखा हुआ है, वहाँ से एक बार आउटसोर्सिंग क्या होता है ये पढ़ लें। आउटसोर्सिंग ये होता है कि कोई कंपनी बाहर से नियमित रूप से सेवाएं लेती हैं और उसके लिए नियमित रूप से पेमेंट करती हैं, लेकिन उनसे किसी तरह का एम्प्लॉय का संबंध नहीं है। जैसे आपका स्कूल है, यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में आजकल क्या हो रहा है कि जो गार्ड होते हैं ये किसी दूसरी कंपनी के हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं दूसरी कंपनी के हैं। इट मीन्स आपके स्कूल ने गार्ड से सिक्योरिटी सर्विसेज, सैनिटेशन सर्विसेज आउटसोर्सिंग कर रखी। क्या मतलब? इन्होंने किसी, आपके स्कूल ने किसी कंपनी को कांटेक्ट किया कि भाई हमें 3 गार्ड परमानेंट हमारे गेट पे चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है 2 गार्ड, 3 गार्ड, 4 गार्ड, और हम तो कंपनी बता देती है जी इतना पैसा लगेगा, और उतना पैसा स्कूल पे करेगा तो वो अपना 3 गार्ड खड़े कर देगी। अब वो गार्ड यदि ठीक से सेवाएं नहीं कर रही तो उन गार्डों को कुछ नहीं कहेगा स्कूल। स्कूल क्या कहेगा? उस कंपनी को कहेगा अब ये तुम्हारा ये वाला गार्ड ठीक काम नहीं कर रहा। वो कंपनी उस गार्ड की जगह दूसरा आदमी भेजेगी। हमारे स्कूल के लिए कोई सिरदर्दी नहीं है कि उस गेट पे कौन बंदा खड़ा है कौन नहीं खड़ा, हमें तो 3 आदमी अच्छे काम करने वाले गेट पे खड़े मिलें। ऐसे ही हमारी सफाई व्यवस्था 3 आदमी करते हमें दिखाई दें, हमारे कहे अनुसार वहाँ सफाई मेंटेन करें, हम वो आदमी कौन है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। दैट इज़ आउटसोर्सिंग। ये आउटसोर्सिंग ऐसा नहीं है कि हम करते हैं, ये विदेश में जो बड़ी कंपनियां हैं वो इंडिया से आउटसोर्सिंग इंडिया से आउटसोर्सिंग करती हैं। तो हमारी सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायक व्यवस्था जैसे इंटरनेट है, कुशल मजदूर हैं, है ना, कुशल श्रमिक हैं, इन सब का ये आधारिक संरचना हमारी अच्छी है। इसके कारण हमारा देश ही विश्व का गंतव्य स्थल के रूप में उभर रहा है कि विश्व की बहुत सारी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में आउटसोर्सिंग करती हैं, हमारे देश से सेवाएं लेती हैं, क्योंकि हमारी सेवाएं सस्ता श्रमिक है, कुशल श्रमिक है, और हमारे इंटरनेट जैसी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। यह अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली में सहायता करता है। सिंपल है। रोजगार प्रदान करता है। भाई जब सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, रेलवे चलेगी, है ना, विद्युत संयंत्र बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें आधारिक संरचना का पार्ट हैं, और ये जब बनेंगे तो इसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आदि के निर्माण में बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इस प्रकार आधारिक संरचना रोजगार भी प्रदान करती है। आधारिक संरचना पर भारत आधारिक संरचना पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 34% निवेश करता है, जो काफ़ी कम है। चीन जैसा देश भी अपनी जीडीपी का 44% खर्च कर रहा है। यही कारण है कि चीन में निवेश ज़्यादा होता है, बाहर की कंपनियां ज़्यादा हैं, उनमें ज़्यादा उत्पादन कर पा रहा है, अपनी उनकी फैक्ट्रियां भी ज़्यादा। हाल आप देख रहे हो, आपका बाजार भी चीन के माल से पटा हुआ है ना। कोई भी चीज़ ले लो चाइना की है जी, मोबाइल ले हो आप, कोई ईयरफोन ले हो, कुछ भी ले हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम, सब चाइना का माल बिकता है। तो कारण क्या है कि वहाँ फैक्ट्रियाँ बहुत हैं। फैक्ट्रियाँ ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि विदेशियों ने भी आके लगाई, उनके देश के लोगों ने भी लगाई, क्योंकि वो उनकी आधारिक संरचना अच्छी है। और आधारिक संरचना अच्छी क्यों है? क्योंकि वो अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे देश से कितना, 10% का फ़र्क है। हमारे
देश की जीडीपी, एक तो चाइना की जीडीपी अपने आप में बहुत बड़ी है और उसके बाद भी उसने अपनी जीडीपी का 10% ज़्यादा खर्च करता है। तो ये तो होगी हमारी आधारिक संरचना के बारे में बात। आधारिक संरचना का अर्थ हो गया, प्रकार हो गया और महत्व हो गया। अब बात करें हम स्वास्थ्य के बारे में। पहले सबसे पहले स्वास्थ्य की परिभाषा की बात करेंगे, WHO की परिभाषा। स्वास्थ्य रोग का न होना या असक्तता मात्र नहीं है ना। हम कहते हैं जी मैं स्वस्थ हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये नहीं होता, बल्कि पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। यदि मैं मेंटली, फिजिकली और सोशली बिल्कुल फिट हूं, तब मैं कहलाऊंगा कि मैं स्वस्थ हूं। केवल मुझे कोई बीमारी नहीं है, खांसी जुकाम बुखार कुछ नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ, ये नहीं कहलाता। यदि कोई बच्चा अपने स्टूडेंट्स के साथ क्लास में है ना, ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा लड़ता है, बार बार चिढ़ता है, चिढ़ जाता है, इरिटेट होता है, इसका मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। दिखने में वो स्वस्थ लग रहा है, बीमार नहीं है, बुखार नहीं है उसको, लेकिन वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसलिए हम उसको हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। कोई व्यक्ति वैसे चल फिर रहा है, घूम कर रहा है, लेकिन शरीर में खून की कमी है, पोषण की कमी है, किसी विटामिन की कमी है, इट मीन्स वो भी स्वस्थ नहीं है। कोई समाज में फिट नहीं हो रहा, गली मोहल्ले में कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है किसी में कि भाई सबसे लड़ता है, जरा सी कोई बात हो जाए तुरंत लड़ने लगता है, सब परेशान है उससे, इट मीन्स वो सोशली फिट नहीं है ना। एक साइकोलॉजी के डॉक्टर होते हैं, वो इन्हीं काम को करते हैं। तो यदि इन तीनों चीज़ों में मैं बिल्कुल फिट हूं, तब मेरी स्थिति, तब मैं स्वस्थ कहलाऊंगा। वह व्यक्ति की कुशलताओं को मापने की छड़ी है। भाई कोई कोई आदमी जितना स्वस्थ उतना ही ज़्यादा स्किल होगा। स्वस्थ राष्ट्र का समग्र समृद्धि और विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किसी देश के नागरिक जिनका स्वास्थ्य, नागरिकों का स्वास्थ्य जितना ज़्यादा अच्छा होगा, वो देश उतना ही प्रोग्रेस करेगा, इतना ही डेवलपमेंट करेगा, ग्रोथ करेगा। अच्छे स्वास्थ्य के कारण कठिन कार्यों को संभालने की कुशलता में संपूर्ण वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो इंजीनियर की उत्पादकता ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम भी आ गई तब भी उसको संभाल लेगा। श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होगी, पढ़ाई है हमने। मानसिक योग्यता में वृद्धि होगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आपका दिमाग ठीक से काम करेगा, आप जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। अब किसी देश का स्वास्थ्य कैसा है, किसी देश के नागरिकों का स्वास्थ्य कैसा है, इसको नापने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, संकेतक हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर। जिस देश की जितनी कम उतना ही अच्छा। शिशु कौन होते हैं? जिन्होंने अपना अभी पहला जन्मदिन नहीं मनाया है, अर्थात इनकी आयु होती है 0। ये एक मतलब पैदा होने से 1 वर्ष से पहले वो कहलाता है बच्चा शिशु। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जितने बच्चे पैदा होते हैं अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पाते, इट मीन्स वो एक्सपायर हो गए, गुजर गए, मर गए। 1000 पे कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पाते, वो कहलाती है शिशु मृत्यु दर। 1 साल में मान लीजिए एक क्षेत्र में 1000 बच्चे पैदा हुए और उसमें से मान लीजिए 60 बच्चे पहला जन्मदिन नहीं मना पाए, तो इसका मतलब वो वहाँ की 1000 बच्चे थे, वो हो गई 60 शिशु मृत्यु दर प्रति 1000, ऐसे लिखते हैं बेटा। तो शिशु मृत्यु दर जितनी कम उतना अच्छा। बाल मृत्यु दर 1 से 5 साल की आयु वाले बच्चे, इसमें से कितने बच्चे आगे जिंदा नहीं रह पाते, वो भी जितनी कम उतना अच्छा। मातृत्व मृत्यु दर, बच्चे को जन्म देने देने के समय, है ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल जन्म के समय डेथ हो जाए, जन्म देने के कारण कोई बीमारी होगी, 1 महीना 1.5 महीना तक वो बीमार रही हॉस्पिटल में, उसकी बच्चे की मदर, और फिर एक्सपायर होगी, वो भी मातृत्व मृत्यु दर में गिनी जाए। अर्थात बच्चे के प्रसव के समय कोई गंभीर बीमारी होने के कारण यदि मृत्यु होती है तो वो कहलाती है मातृत्व मृत्यु दर। जितनी कम उतना अच्छा।
जीवन प्रत्याशा कि जब कोई व्यक्ति कहीं पैदा होता है तो उसका जिंदा रहने की कितनी उम्मीद है, कितने वर्ष जिंदा रहेगा। इट मीन्स इसको आप कह सकते हैं औसत आयु। एक सिंपल सी भाषा में बात करें, औसत आयु। जैसे हमारे देश की औसत आयु अब लगभग 70 वर्ष है ना। चाहे वो भगवान करे जी जाए या 100 साल, है ना, चाहे वो फिर बेचारा 9 साल की या 10 साल की एज में ही एक्सपायर हो जाए, लेकिन औसत कितना है हमारे देश का? 70 वर्ष। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को हम ये उम्मीद करते हैं कि लगभग 70 साल जिएगा। ये जितनी ज़्यादा उतना अच्छा, कम नहीं होनी चाहिए, ये जितनी ज़्यादा उतनी ही अच्छी। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 48 या 50 वर्ष थी, अब तो बहुत अच्छी हो गई। पोषण स्तर, खाने पीने में संतुलित भोजन, सारी चीज़ें, विटामिन्स मिनरल्स वगैरह कितने अच्छे मिलते हैं, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों की घटना, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जितनी कम फैलें उतना अच्छा। स्वास्थ्य आधारित संरचना में अस्पताल, डॉक्टर, नर्स और अन्य अर्ध चिकित्सा कर्मी, अस्पताल में बेड, जरूरी उपकरण, एक विकसित दवा उद्योग शामिल है। समझ आई क्या क्या चीज़ें होगी? केवल डॉक्टर ही डॉक्टर बढ़ने से काम नहीं होगा, क्या क्या चीज़ें हों। सबसे पहले तो अस्पताल हों ज़्यादा से ज़्यादा, उस अस्पताल में भी बेड ज़्यादा हों। है, अभी पीछे पेंडेमिक में बेड की कमी पड़ गई थी दिल्ली में, कितना बुरा हाल हुआ था लोगों का। इससे जीवन स्तर गिरता है, उत्पादकता गिरती है। बीमारी यदि नहीं फैलती, हम पहले ही कंट्रोल कर लेते उस बीमारी को। हमारी, हालांकि पूरी दुनिया का एक चैलेंज था ये पेंडेमिक कोविड-19, है ना, कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन यदि बाई चांस हम इस बीमारी को कंट्रोल कर पाते तो हमारी अर्थव्यवस्था कितने अच्छे से चलती, हमारी उत्पादकता में कितनी कमी आ गई, कितने दिन लॉकडाउन रहा, क्यों रहा? क्योंकि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हमारी स्वास्थ्य आधारित संरचना पूरे विश्व की कम थी। इसके बाद फिर क्या हुआ? बेड कम पड़ गए तो और ज़्यादा नुकसान हुआ, डेथ बढ़ गई। तो अस्पताल तो हो ही हो, अस्पताल के साथ साथ बेड हो, बेड के साथ जरूरी उपकरण हो, और ये सारे उपकरणों को इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर हों, नर्स हों, अर्ध चिकित्सा कर्मचारी, कंपाउंडर, वार्ड बॉय इत्यादि, ये सब चीज़ें। और इन सब के साथ साथ दवा उद्योग, है ना। दवाइयाँ ही नहीं है तो बेचारा डॉक्टर भी क्या करेगा? अस्पताल में बेड भी खाली पड़े हैं, आप भर्ती भी हो गए, दवाइयाँ ही नहीं है पूरी, तब और भी दिक्कत आ जाएगी। पीछे दवाइयों की भी दिक्कत आ गई थी, पैंडेमिक में दवाइयाँ भी नहीं मिल रही थी। देन स्वास्थ्य आधारित संरचना की मात्र उपस्थिति से ही लोग स्वस्थ हों, ये आवश्यक नहीं है। लोगों की इन सुविधाएं तक पहुंच भी होनी चाहिए। अब एक हॉस्पिटल तो है मेरे इस घर के पास ही है, मेरी कॉलोनी के पास ही है, लेकिन इतना महंगा है कि मैं उसमें दिखाई नहीं पा रहा, तब कोई फ़ायदा उस हॉस्पिटल का मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। इट मीन्स उन सुविधाओं तक हम हमारी पहुंच भी हो। देन स्वास्थ्य को कौन कंट्रोल करता है भारत में? ICMR, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद हिंदी में, इंग्लिश में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आर से रिसर्च, एम से मेडिकल, सी से काउंसिल, आई से इंडियन। ये हमारी दवाओं को, हमारी स्वास्थ्य आधारित संरचना को देखती है। अभी आपने पैंडेमिक के दौरान आपने सुना हो, जब पैंडेमिक आई थी तो दवाइयाँ आई, है ना, वैक्सीन आई, लेकिन आते ही जिसने कंपनी ने कहा तुरंत तो लगानी शुरू नहीं कर दी ना। पहले क्या हुआ? ICMR ने उसको चेक किया कि क्या ये दवाई ठीक है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट के कारण कोई बीमारी तो, नई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। और जब ICMR ने इसको हरी झंडी दे दी, पास कर दिया, तब वो वैक्सीन हमें लगनी शुरू हुई। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसका ऑफिस कहाँ है? नई दिल्ली। भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान हेतु निर्माण, समन्वय और प्रोत्साहन के लिए शीर्षस्थ एपेक्स इंस्टीट्यूट है। सबसे बड़ी संस्था ये यहीं से पास होती हैं दवाइयाँ।
स्वास्थ्य आधारित संरचना में अस्पताल, डॉक्टर, नर्स व अन्य पैरामेडिकल पेशेवर व्यक्ति, बिस्तर, अस्पताल प्रयोग होने वाले संयंत्र, दवाइयाँ, उद्योग सम्मिलित होते हैं। ये तो बात हो ही गई। स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए केवल स्वास्थ्य, अच्छा ये तो दोबारा से प्रिंट हो गया भाई, ठीक है जी। अब इस आईसीएमआर ने हमारे देश में स्वास्थ्य आधारित संरचना की देखरेख के लिए 3 स्तर की व्यवस्था है। 3 स्टेजेस हमारी व्यवस्था है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इनको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, है ना, डिस्पेंसरी वगैरह। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने, रोकने और उनके नियंत्रण से संबंधित शिक्षा, भोजन पूर्ति, उचित पौष्टिकता, साफ पानी की आपूर्ति, आधारभूत सफाई व्यवस्था को प्रोत्साहन, मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल, है ना, बालवाड़ी, आंगनबाड़ी, ये सारी चीज़ें। और किसी गांव में छोटे स्तर पे या आपके यहाँ भी आसपास कोई डिस्पेंसरी होती है कि वो छोटी मोटी बीमारियों को ठीक कर दें, है ना। कोई लेडी मान लीजिए गर्भवती है तो उसकी ठीक ठाक उसको चेक करते रहें कि क्या ठीक से उसका बच्चे का विकास ठीक से हो रहा है ना। बच्चा पैदा होने के बाद उसकी देखभाल, आंगनबाड़ी और ये सब चीज़ें आप जानते ही होंगे। प्रमुख संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, है ना, टीके लगने शुरू, टीके लगा देते हैं ये। मानव स्वास्थ्य का विकास और आवश्यक दवाइयों का प्रावधान सम्मिलित है। इसमें डिस्पेंसरी वगैरह आती हैं जो छोटी मोटी बीमारियों को कंट्रोल करती हैं और ये सारे काम करती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य की देखरेख के लिए ग्राम और छोटे कस्बों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं। उप सेंटर्स होते हैं की स्थापना की गई है, जहां आमतौर पर इनमें क्या होता है, एक डॉक्टर होता है, एक नर्स होती है, कुछ थोड़ी सी दवाइयाँ होती हैं, कुछ छोटे मोटे उपकरण होते हैं। छोटी बीमारी है तो ये कंट्रोल कर लेते हैं। और जैसे बच्चों के टीके अक्सर इन्हीं में लग जाते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह कर देते हैं ये। इसके अलावा यदि वो मान लीजिए पेशेंट ज़्यादा सीरियस होता है तो फिर बड़े हॉस्पिटल को रेफ़र कर देते हैं। ये है सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज, द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाएं। वह अस्पताल जिनमें सर्जरी की बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। द्वितीयक, है ना, सर्जरी वगैरह, ऑपरेशन वगैरह भी हो जाते हैं तो वो कहलाती हैं द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं की संस्था। इसमें अधिकांश जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और बड़े शहरों में होते हैं ये। तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें वे अस्पताल जिनमें उन्नत किस्म के उपकरण, दवाइयाँ, जैसे एम्स है, सफदरजंग है, जो उन सभी जटिल समस्याओं को सुलझा सकते हैं जो कि प्राथमिक और द्वितीयक अस्पतालों द्वारा नहीं सुलझाई जा सकी। इसका उदाहरण एम्स हॉस्पिटल है ना, दिल्ली में है एम्स। भारत में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का योगदान है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं और सरकारी भी हैं। निजी क्षेत्र की भूमिका, भारत में 70% से अधिक अस्पताल निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के ही हैं। 70% आपको दिल्ली में लग रहे हैं कि बहुत सरकारी अस्पताल हैं, गाँव गाँव में इतना विकास नहीं है। लगभग 60% डिस्पेंसरी निजी क्षेत्रों द्वारा, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम की फॉर्म में 60%। पूरे देश में 100 हैं तो 60 प्राइवेट के हैं। निजी क्षेत्र जितने हम ओपीडी पेशेंट जो घर से वहाँ दिखाने गए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है, घर से ही दिखा रहे हैं और दवाई लिखवा के इलाज कर रहे हैं, तो उसमें से जितने पेशेंट होते हैं 80% का इलाज प्राइवेट डॉक्टर कर रहे हैं। 46% अन्य मरीजों के स्वास्थ्य की देखरेख प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने में सरकार की भूमिका फिर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गरीब व्यक्ति निजी स्वास्थ्य सेवाओं के भारी खर्च के कारण केवल सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर रह सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है हिंदुस्तान में। गरीब व्यक्ति निजी स्वास्थ्य क्षेत्रों से अपनी सुविधाएं नहीं ले पाते क्योंकि उनकी पहुंच से दूर है वो। इन दोनों के अलावा स्वास्थ्य देखरेख में सामुदायिक और गैर लाभकारी संस्थाएं भी शामिल हैं। कुछ एनजीओज वगैरह भी होते हैं, है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर लाभकारी, जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं, इलाज करवाते हैं। भारत में चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। बेटा थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा लेकिन अगले लेक्चर की गुंजाइश नहीं है इसमें, तो हम चाह रहे हैं कि आज ही पूरा
इसको कर दें या ना करें? चलो नहीं यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। चलिए यहीं तक की बात करते हैं आज हम। आ, आज यहाँ तक की बात हमारी हो गई है, लगभग 1 घंटा हो गया इसमें। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने शुरू किया था बेटा जी, कौन सा? इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर हमने शुरू किया था। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर था, आधारिक संरचना की बात करी थी हमने। इसका सबसे पहले हमने इसमें आज के पेपर की आज बात करी, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, क्या पेपर में आएगा और किस तरह से आएगा, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। ये 2022 मार्च में जो पेपर होगा उसकी कहानी है ये, है ना। कभी 23 में देख रहे हो तो अगले साल देखो इसको और फिर ये सोचो यही आएगा, या आज ये सोच रहे हो कि कहीं पिछले साल का 2021 का तो नहीं है, ये अभी का ही है। इसमें सबसे पहले हमने सिलेबस की बात करी कि क्या सिलेबस था, क्या इसका आधारिक संरचना का क्या अर्थ है, प्रकार, केस स्टडी, ये सिलेबस की बात करी थी। फिर हमने आधारिक संरचना की 2 डेफिनेशंस की बात करी थी। एक डेफिनेशन यहाँ तक थी, एक डेफिनेशन आधारिक संरचना से अभिप्राय किसी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की सहयोगी व्यवस्था से है, ये थी। फिर हमने ये समझा कि आर्थिक संरचना में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद आधारिक संरचना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, आर्थिक आधारिक संरचना और सामाजिक आधारिक संरचना, 2 प्रकार की संरचना थी। फिर हमने आधारिक संरचना का महत्व पढ़ा। आधारिक संरचना उत्पादकता को बढ़ावा देती है ना, 2 3, है ना। दूसरे नंबर पे आधारिक संरचना निवेश को प्रेरित करती है, बढ़ावा देती है, संयोजन उत्पन्न करती है ना। ये सारी चीज़ें, ये हमने इसका महत्व पढ़ा आधारिक संरचना का। इसके बाद फिर हम पहुँचे कितना खर्च हो रहा है इस पे। फिर हम पहुँचे स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य की परिभाषा के बारे में बात करी हमने। स्वास्थ्य की परिभाषा के बारे में बात करने के बाद फिर कुछ संकेतक की बात करी कि क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर, संक्रामक व असंक्रामक बीमारियों की घटनाएं। फिर स्वास्थ्य के बारे में हमने थोड़ी सी बात जानी कि क्या होती है ICMR, क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये इम्पोर्टेंट भी है बेटा जी। और कितनी तरह के प्राथमिक स्तर, द्वितीयक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाएं, तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं, ये पढ़ी। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये पढ़ी। फिर इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका, अर्थात प्राइवेट डॉक्टर्स और नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स की क्या भूमिका है, यहाँ तक का हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो आपने, उम्मीद है मुझे आपको ये चीज़ें ठीक से समझ आई होंगी। एक बार अपनी बुक से पढ़िएगा, समझिएगा, इनको दोबारा से एक बार रीडिंग करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, याद भी हो जाएगा। आपने मेरी बातें सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। उम्मीद है आपको ठीक से समझ आई होंगी। आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।